अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू EDU सिंध हब यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो आप सबको हमारी नेक्स्ट क्लास में खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। फिजिक्स जो है, अच्छा एक चीज़ आपको बता दूं, ये बहुत ही अहम टॉपिक है। इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये आपको आगे फर्स्ट ईयर इंटर में भी काम आएगा। ये मतलब मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का ये है। Physics is much concerned with matter and energy and the interaction between them, which is explained with the help of describing the mathematical relations between various physical quantities. All physical quantities are important for describing the nature around us. A physical quantity is the physical property of a phenomena, body or substance that can be quantified by measurements. अब फिजिक्स जो है वो मैटर और एनर्जी के साथ ताल्लुक रखती है और उसके आपस में ताल्लुक के बारे में स्टडी करते हैं हम। और इसके लिए हम उनको मैथमेटिकल रिलेशंस में मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ की बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशन है उसके बाद ज़रिए डिस्क्राइब करते हैं। सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो अहम होती हैं नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए। फिजिकल क्वांटिटी जो है ये ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी फिनोमिनन या बॉडी या सब्सटेंस की जो उसको क्वांटिफाइड करती है, उसके बारे में हमें कोई मेजरमेंट देती है। जैसे मिसाल के तौर पे टेम्परेचर, हमें पता चला कि इतना टेम्परेचर है, या टाइम इतना है, मास इतना है, ऐसे ये उनकी एक क्वांटिफाइड वैल्यू होती है। ये हम मेजरमेंट से मालूम करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस एज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर, यूजुअली अ रियल नंबर, एंड अ यूनिट। Physical quantities are classified into two categories: फंडामेंटल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको हम मैग्नीट्यूड, कोई नंबर होता है उसकी तादाद होती है, और उसका यूनिट, इन दो चीज़ों से लिखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम टेम्परेचर बता रहे हैं तो 35 सेंटीग्रेड, तो 35 जो होता है ये होता है उसका मैग्नीट्यूड, मिकदार कितना है, और जो सेंटीग्रेड है ये क्या है, ये उसका यूनिट है। इसी तरीके से अगर हम मास को बता रहे हैं, मास को लिख रहे हैं तो किलोग्राम में लिखते हैं, और उसका जैसे 5 किलोग्राम, तो 5 जो हो गया उसका मैग्नीट्यूड हो गया और किलोग्राम उसका यूनिट हो गया। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको दो कैटेगरीज, दो ग्रुप्स में बांटा गया है। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब ये दोनों जो है वो हमें समझनी है। फिजिकल क्वांटिटीज which कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको किसी और फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक्सप्लेन ना किया गया हो, वो खुद जो है खुद को एक्सप्लेन कर रही हो, उसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, बुनियादी फिजिकल क्वांटिटीज। सही है। इसमें सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटी है पूरी फिजिक्स में जिनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में कैटेगरी में रखा गया। बाकी सारी जो है वो ड्राइव्ड में है। ये 7 आपको अच्छे से याद कर लेनी है कि ये कौन सी है। ठीक है, तो ये जो है टेबल, ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस, इंटेंसिटी। अब इनका ये एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है। मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, उसकी सिंबल स्मॉल एम, किलोग्राम की सिंबल केजी, सेकंड की एस, एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है ए, केल्विन टेम्परेचर के, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल, उसकी सिंबल है MOL, ये ई हम नहीं देंगे। कैंडेला जो है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की का यूनिट है, CD उसका है। अच्छा एक चीज नोट कर ले कि यहाँ पे ये दो यूनिट जो है वो कैपिटल लेटर हैं, बाकी सारे स्मॉल लेटर हैं। तो इसका ये होता है कि अगर यूनिट जो है वो किसी साइंटिस्ट के नेम से है तो उसको कैपिटल में लिखते हैं, अदरवाइज स्मॉल ही यूनिट लिखेंगे, कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये एम्पेयर साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट दिया था तो उसके नाम से है। ये केल्विन साइंटिस्ट था, उसके नाम से है, तो उसका टेम्परेचर का यूनिट है तो उसके नाम से। इस वजह से ये दोनों यूनिट जो है वो कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं। बाकी जैसे न्यूटन है फोर्स का, तो वो भी हम कैपिटल में लिखते हैं। बाकी अगर कैपिटल जो है यूनिट जो है वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है तो फिर हम उसको कैपिटल में नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जो इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के जरिए बयान की जाए उनको हम ड्राइव्ड कहते हैं। ड्राइव्ड वर्ड का आप मतलब समझ लें कि ड्राइव्ड मतलब जो किसी से लिया गया हो, अखज किया गया हो। तो ये जो क्वांटिटीज हैं ये सारी इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज से अखज की जाती हैं, ड्राइव की जाती है। इस वजह से इसको
ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब इन 7 के अलावा जो भी क्वांटिटीज होंगी वो क्या होंगी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये 7 आपको याद कर लेंगे। अब मिसाल के तौर पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट है क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। अब इसमें आप देखें मीटर तो लेंथ का यूनिट है पर वो एक है, यहाँ पे 3 है, मतलब मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो ये मीटर क्यूब हो गया। इसी तरीके से वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, मतलब लेंथ और टाइम से ये बनाया गया है। न्यूटन, न्यूटन जो है भी ऐसे, न्यूटन का अगर आप फार्मूला देखें तो फिजिकल टू एम ए मास का किलोग्राम एक्सेलरेशन का एम अपान एस स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर आता है। मतलब ये भी 3 यूनिट से बना हुआ है, 3 फंडामेंटल यूनिट से बना हुआ है। इसी तरीके से डेंसिटी का किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, इसमें भी 2 यूनिट आ गए, या एक्सेलरेशन में भी 2, ऐसे मतलब इनमें एक यूनिट नहीं होगा, 2 3 4 या 5 हो सकते हैं। तो ये सारी क्वांटिटीज जो है वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहती है। ठीक है, तो ये चीजें आप अच्छे से याद कर लें, इनको यूनिट से याद कर लें, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज होती है, वहां पे हम डेटा बनाते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें मिली हुई हैं, कौन कौन सी हमें मालूम करनी है। तो उसमें ये यूनिट जो है वो काफी हेल्पफुल होती है, क्योंकि कभी कभी जो उसकी स्टेटमेंट होती है उससे क्लियर नहीं होता कि ये कौन सी चीज है। तो हम यूनिट से समझ जाते हैं कि अगर किलोग्राम है तो मतलब ये मास है, अगर एस सेकेंड है तो मतलब ये टाइम है, इस तरीके से। अब आ जाते हैं हम, जो हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे लेंथ का यूनिट है मीटर, तो मीटर क्या है, किलोग्राम क्या है, सेकेंड क्या है, इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले है स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। अगर कोई भी मेजरमेंट जो है वो यूजफुल, प्रूवन टू बी मोस्ट यूजफुल टू ह्यूमैनिटी, इट इज लेंथ। अगर कोई जो जैसे हमने मेजरमेंट क्वांटिटी पढ़ी, फिजिकल क्वांटिटी, उसमें जो सबसे अहम समझो या सबसे मोस्ट यूजफुल जो है इंसानों के लिए वो लेंथ है। ठीक है, क्योंकि आप देखें कि ये रोजमर्रा की आम चीजें ये हर कोई इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पे लेंथ के यूनिट्स बहुत सारे हैं। अच्छा, वहां पे जो हमने पढ़ा मीटर, वो तो हो गया एसआई यूनिट, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। उसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, तो उसमें इंच आ गया, फुट, यार्ड, माइल, मीटर, ऐसे किलोमीटर, अगर हम मीटर को प्रीफिक्स में लिखें। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे से यूनिट आपने पढ़े होंगे लेंथ के। लाइट ईयर भी होता है, जब हम एस्ट्रोलॉजिकल मेजरमेंट करते हैं स्पेस में, कि वहां पे डिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। अब लेंथ क्या है, लेंथ इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लेइंग ऑन सेम प्लेन। यूनिट जो लेंथ जो है वो कम से कम वो डिस्टेंस जो 2 पॉइंट्स के बीच में हो, सीधा, कम से मुराद हो गई कि वो सीधा होना चाहिए। उसकी जो मतलब कि शेप होगी, मिसाल के तौर पे ऐसे सीधी होगी बिल्कुल ही। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक पॉइंट ये हो गई, एक पॉइंट ये हो गई, तो इनके बीच में कम से कम डिस्टेंस, मतलब स्ट्रेट डिस्टेंस, तो इसको हम कहते हैं लेंथ। ठीक है, मीटर जो है ये एसआई यूनिट है लेंथ का, और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। अब मीटर लेंथ के बारे में हमने पढ़ा, तो मीटर कैसे डिफाइन करेंगे, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ अ सेकेंड। लाइट की स्पीड आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होती है, तो वो एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर डिस्टेंस कवर कर सकती है, या 3 × 10⁵ किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकती है, क्योंकि लाइट जो है वो सबसे ज्यादा स्पीड जो है वो लाइट की है। वो लाइट सेकंड के इतने हिस्से में जितना डिस्टेंस कवर करेगी वो क्या कहलाएगा, 1 मीटर कहलाएगा। अब आप देखें कि ये सेकंड का कितना छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि अगर हम 1 को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो बहुत ही ज्यादा कम आएगी। मतलब ये आप अगर इमेजिन करें तो बहुत ही ज्यादा कम टाइम है, तो उस टाइम में जो लाइट डिस्टेंस कवर करेगी, या सिंपली हम, अच्छा ये तो हो गया इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ठीक है, अब हर कोई तो नहीं कर सकता ये, तो इसलिए क्या किया है कि ये जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम है, इसने एक बार ये चीज मेजर करके इसको, इनकी जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, उसमें ये एक मेजर्ड पड़ा हुआ है सैंपल, फिर वो हर मुल्क को, हर किसी को उसका एक सैंपल देते हैं, पर वो स्टैंडर्ड वो वहां पे पड़ा है। वो आयरनडियम मटेरियल का बना होता है ताकि उसमें चेंजिंग ना आए। तो अब हम मीटर के बारे में आपको समझ आ गई कि लाइट जो है इतने सेकंड के इतने हिस्से में जो डिस्टेंस कवर करे उसको हम 1 मीटर कहते हैं। द बेसिक मेजरमेंट ऑफ लाइट
लेंथ कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ अ मीटर रॉड और एन इंच टेप। अब इसके लिए जो हम यूज करते हैं इसको मैयर करने के लिए, लेंथ को मैयर करने के लिए मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसमें मीटर रूल आ जाता है, इंच टेप आ जाता है और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मीटर रूल जो है एक ऐसा डिवाइस होता है जो हम लेंथ को, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मैयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये 1 मीटर, इसमें 1 मीटर जो होता है, द मीटर रूल ऑफ लेंथ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्योंकि ये आप ये वाली टेबल नोट कर लें कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अगर 1 मीटर की मीटर रूल है हमारे पास तो उसमें 100 सेंटीमीटर, दोनों तरफ जो है यूनिट होते हैं, एक तरफ इंचेस हो गए, दूसरी तरफ सेंटीमीटर हो जाते हैं, ऐसे में मिलता है। ठीक है, अच्छा ये जो टेबल है ये आप याद कर लें, ये आपके काम आएगी। 100 मीटर 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, क्योंकि ये जो 1000 है 3 0 है, इसको हम किलो ये प्रीफिक्स यूज करते हैं। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ये जो सेंटी है ये भी प्रीफिक्स है 10⁻²। इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर जो है 10 मिलीमीटर के बराबर हो गया। 1 इंच 2.53 सेंटीमीटर, 12 इंच 1 फीट के बराबर, 1 यार्ड इज इक्वल्स टू। On meter rule, each centimeter is divided further into 10 division which are called millimeters। अब जैसे यहाँ पे क्या बताया कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो मीटर रूल पे ये जो 1 सेंटीमीटर होगा इसके बीच में छोटी सी 10 लाइनें होंगी, तो वो जो 10 लाइनें होंगी वो क्या होंगी, मिलीमीटर्स होंगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हो जाते हैं। सो अ मीटर रूल कैन मैयर अप टू 1 मिलीमीटर एज स्मॉलेस्ट रीडिंग। तो इसका मतलब है कि उस मीटर रूल से हम कम 1 मिलीमीटर छोटी रीडिंग भी मैयर कर सकते हैं, जो उसमें छोटा सा यूनिट होता है। ये एक लॉन्ग रिड पीस ऑफ वुड और स्टील, ये वुड या स्टील के एक टुकड़े से बनी हुई होती है जिसपे ये रीडिंग लिखी होती है। उसके बाद है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर भी प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज टू मैयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्टेंस एक्सट्रीमली एक्यूरेट। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्टेंस या आप कह लें कि डायामीटर मैयर कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक ट्यूब है, ठीक है, तो ट्यूब जो होती है इस ट्यूब में अंदर डालते हैं, ये जो जॉज है इसकी खुल जाती है बाहर की तरफ, तो उसका हमें डायामीटर पता चल जाता है, मतलब कि उसकी अंदर की जो डाया है वो कितनी है। इसी तरीके से अगर कोई बाल है, कोई रॉड है, कोई छोटी सी चीज है, तो या जैसे पेपर हो गया उसकी थिकनेस मैयर करनी है तो वो इसके बीच में हम रख देते हैं। ये जो होती है ये जाज अंदर की तरफ जो होती है बंद होती है। ये जाज जो है एक्सटर्नल डिस्टेंस मैयर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये वाली जो है वो इंटरनल डिस्टेंस मैयर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये जो है इनको मेन जाज कहा जाता है। ठीक है, और ये जो स्मॉलर जाज हैं ये इंटरनल डायमीटर के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये जो है मेथड कि हम कैसे वर्नियर कैलिपर से किसी चीज की रीडिंग लेंगे, ठीक है, तो इस ये स्टेप से इनको थोड़ा समझ लें। प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर। पहले ये ऑब्जेक्ट हमने इसकी जॉज के बीच में रखा। अगर मिसाल के तौर पे कोई ट्यूब टाइप होती तो उसको इसके अंदर डाल देते, ठीक है, ये जो जॉज है उसमें ट्यूब में डाल देते। सही। नोट द मेन स्केल रीडिंग बाय काउंटिंग लाइंस बिफोर द जीरो लाइन ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब हम क्या करेंगे, मेन स्केल रीडिंग जो आती है इसमें, ठीक है, ये वाली, इसको हम देखेंगे कि कितनी रीडिंग आ रही है। मेन स्केल रीडिंग काउंट करेंगे बिफोर द जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की जीरो जो है उससे पीछे जो आ रही है रीडिंग उस पर, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे मेन स्केल रीडिंग आ रही है 28 मिलीमीटर, सॉरी 2.8 मिलीमीटर, ठीक है। काउंट द नेक्स्ट लाइन ऑफ वर्नियर स्केल आफ्टर जीरो कंसाइडिंग मेन स्केल। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन जो है वर्नियर कैलिपर की उसको उसके साथ जो मेन स्केल है उसके साथ कोइंसाइड करेंगे, मतलब उसके बराबर रखे, उसकी रीडिंग काउंट करेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग वो जितनी। तो इसमें सेकंड जो स्टेप है इसमें कह रहा है कि ये जो हमने वर्नियर स्केल पे वर्नियर कैलिपर के अंदर ऑब्जेक्ट रखा है, इसमें यहाँ पे जो जीरो आ रही है, इसकी जो फर्स्ट जीरो है वो देखेंगे कि कहाँ पे आ रही है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 है, तो 2 के बाद कितनी लाइनें हैं वो गिनेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 के बाद आ रही हैं 8 लाइनें, ठीक है। अगर आप इसको देखें बुक में देखें, या इसको अगर हम जूम कर लें तो इसको आप देखें तो ये जो पॉइंट के बाद हैं ये टोटल 8 लाइनें हैं जो इसके जीरो के साथ कोइंसाइड करें। 8वीं लाइन जो है वो जीरो के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो उसके लिए हमने क्या रखा 2.8 मिलीमीटर, ठीक है। मतलब ये 2 तक यहाँ पे हो गया और उसके बाद 8 पॉइंट्स। उसके बाद काउंट द नेक्स्ट लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल आफ्टर जीरो कोइंसाइडिंग द मेन स्केल। अब इसके बाद जो है देखें कि इनमें से ये जो वर्नियर कैलिपर के नीचे जो लाइनें दी हुई हैं ये कौन सी लाइन
इस मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है, मतलब बिल्कुल आपने एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। तो यहां पर ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, एक मिनट, ये लाइन आप देखें, ये वाली लाइन है जो वो आपस में, ये 6 वाली, ये कोइंसाइड करिए इसके साथ। बाकी लाइनें आप देखेंगे ना थोड़ा आगे पीछे होंगी एक दूसरे के, पर कोई एक लाइन जो फर्स्ट होगी, जो फर्स्ट लाइन आपस में कोइंसाइड करे वो हम काउंट करेंगे। वो क्या है? 6। तो ये हमने रखा 0.6, ये कहलाती है वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, अब इस वर्नियर स्केल रीडिंग की मदद से हम टोटल रीडिंग काउंट करेंगे। तो ये आ गई 2.8 जो यहाँ पे 0 के साथ कोइंसाइड हुई, और ये आ गई 0.6, इसको मतलब पॉइंट में रखेंगे। अगर 6 नंबर आ रहा है तो उसको 0.6, 7 आ रहा है तो 0.7 ऐसे रखेंगे। तो 0.6 ये हो गया टोटल, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 3.4। फोर्थ स्टेप क्या है? एड द टू रीडिंग्स फॉर टोटल। टोटल के लिए दोनों रीडिंग्स को आपस में ऐड कर देंगे तो हमें जो रिजल्ट मिला, ये हमें क्या मिला? इस सर्कल का डायामीटर मिल गया। क्लियर? ये हो गया वर्नियर कैलिपर। अब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ये भी एक डिवाइस होता है। ये इंजीनियरिंग फील्ड में प्रिसीशन मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम एक्सट्रीमली स्मॉल डायमेंशंस को मेजर करने के लिए, मतलब ये वर्नियर कैलिपर से भी छोटी चीजें मेजर कर सकता है, और ये डायमेंशन जो मेजर करता है वो उन डायमेंशन से भी कम होते हैं जो वर्नियर कैलिपर पे हम मेजर करते हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वर्क ऑन द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग स्मॉल डिस्टेंस इनटू लार्जर वंस। ये एक सिंपल मेथड पे काम करता है कि स्मॉल डिस्टेंस को लार्जर डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बाय मेजरिंग द रोटेशन ऑफ द स्क्रू। स्क्रू की रोटेशन को ये काउंट करता है। वहां पे स्केल थी, यहाँ पे ये स्क्रू होता है, इस स्क्रू को हम रोटेट करते हैं, उससे हम ये रीडिंग लेते हैं। ठीक है, दिस स्क्रू प्रिंसिपल facilitates reading of smaller distance on a scale after amplifying them। ये स्क्रू जो होता है, ये एक प्रिंसिपल है जो छोटे से डिस्टेंस रीडिंग, जो छोटे से डिस्टेंस की रीडिंग होती है उनको स्केल पे एम्पलीफाई करके हमें एक्चुअल रीडिंग देता है। अब इसके भी ये स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे? पहला स्टेप जो है, टर्न द थिम्बल until the anvil end, the spindle gently grip the object, then turn the racket until it starts to click। हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा। अच्छा, ये आप ये जो वर्डिंग आ रहे हैं स्पाइंडल, ठीक है, ये लिखे हुए, ये स्पाइंडल कहलाता है, ये एनविल कहलाता है, इनके बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा है। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते ये हम थिम्बल जो है उसको रोटेट करेंगे जब तक यहाँ पे क्लिक की आवाज आए और ये इसमें फिक्स हो जाए, क्लियरली फिक्स हो जाए ऑब्जेक्ट। क्लियर? टेक द मेन स्केल रीडिंग एट द एज ऑफ द थिम्बल। अब थिम्बल के ऊपर हम मेन स्केल रीडिंग देखेंगे कि ये कहाँ पे आ रही है। स्लीव रीडिंग 4.5 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी रीडिंग आ रही है वो 4.5 मिलीमीटर आई है। कैसे? 1 2 3 4 ये हो गया, और उसके बाद तकरीबन आधा है, इस ये जो डिस्टेंस है उसका हाफ है, तो हमने 4.5 इसको ले लिया। ठीक है, उसके बाद थिम्बल रीडिंग 12 डिविजन्स 0.12 मिलीमीटर। अब थिम्बल पे जो रीडिंग है ये वाली, उसको काउंट करें तो 10 यहाँ पे हो गया, 10 के बाद 11 और 12, दो ये हो गए, मतलब 0.12। उसको हम 0 पॉइंट के बाद रखेंगे। 12 है तो 0.12, 15 है तो 0.15 ऐसे, तो ये 0.12 है। दोनों को प्लस किया, टोटल रीडिंग हमें क्या मिली? 4.62 मिलीमीटर। ये हमारी हो गई माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग। ठीक है, ये थर्ड स्टेप के टेक द थिम्बल स्केल रीडिंग अपोजिट द डेटम लाइन ऑफ द मेन स्केल। डेटम लाइन, ये वाली जो मेन लाइन है ना, इसको हम डेटम लाइन कहते हैं। ठीक है, फिर उन दोनों को, अच्छा, मल्टीप्लाई दिस रीडिंग विद लीस्ट काउंट 0.01। ये जो मैंने आपको बताया कि हमने पॉइंट में रखना है इसको, तो पॉइंट में रखने का मतलब इसका ये लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर, उसकी वजह से हम इसको पॉइंट्स में रखते हैं। ठीक है, या सिंपली अगर आपको ये चीज समझ में ना आए कि पॉइंट्स में, तो आप सिंपली इसको 0.01 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो आपकी ये जो वैल्यू आएगी वो हमारी थिम्बल रीडिंग कहलाएगी। ये हो गया लेंथ, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ जो हमने पढ़ा उसका सारा लेक्चर। अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मास। द किलोग्राम इज ऐसा यूनिट ऑफ मास एंड इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम, अ प्लेटिनियम आयरनियम स्टैंडर्ड दैट इज केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, ये एक इदारा है, यहाँ पे इसकी जो हेड ऑफिस है उसमें ये सारे यूनिट्स जो हैं उनका एक सैंपल पड़ा हुआ है। तो मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है। किलोग्राम के लिए ये एक प्रोटोटाइप बनाया गया है, प्लेटिनियम आयरनियम मटेरियल का बना होता है। इसका वजन जो है वो 1 किलोग्राम है, ये उन्होंने मेजर करके रखा हुआ है। इसी सैंपल के बेस पे ये बाकी सारे डिवाइस या ये जो तराजू वगैरह के लिए ये जो बनाते हैं
प्रोटोटाइप वगैरह वो इसी के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। द किलोग्राम इज अ सिलेंडर ऑफ स्पेशल मेटल अबाउट 39 मिलीमीटर्स वाइड बाय 39 मिलीमीटर्स टॉल दैट सर्व्स एज द वर्ल्ड्स मास स्टैंडर्ड। ये एक सिलेंडर है, स्पेशल मेटल प्लेटिनियम आयरन मेटल का बना हुआ होता है, जो 39 मीटर वाइड होता है, मिलीमीटर वाइड होता है, और 39 मिलीमीटर टॉल होता है। मतलब इसकी ये जो चौड़ाई और लंबाई दोनों क्या है, 39 मिलीमीटर। और ये स्टैंडर्ड मास यूनिट जो है किलोग्राम, उसको उसके बराबर आता है। अच्छा, उसके बाद ये आप याद कर ले, 1000 किलोग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता है, 1 किलोग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर, 1 ग्राम 1,000,000 मतलब 6 जीरो 10 पावर 6 आप कह लें, ठीक है, माइक्रोग्राम। इसी तरीके से 1 ग्राम जो है नैनो में तो 9 जीरोज आ जाएंगी। 1 ग्राम 0.0021 पाउंड, LB, ये पाउंड का सिंबल है, ठीक है। Each country that subscribes to the International Metric Convention was assigned one or more copies of the international standards. These are known as National Prototype Meter and Kilogram. अब देखें, जो भी कंट्री जो है इस इंटरनेशनल मेट्रिक कन्वेंशन के साथ असाइन करेगी, इनके साथ ये साइन करेगी, इनका डील होगा, तो मतलब कि हम आपके यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो उनको ये एक प्रोटोटाइप, इसका सैंपल प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपने मुल्क में, पूरे मुल्क में इसके बेसिस पे ये बना सके, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल बैलेंस। अब ये जो है, ये मास को मेजर करने के लिए ये डिवाइस इस्तेमाल होते हैं। फिजिकल बैलेंस इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ मास। इट इज मोस्टली यूज्ड इन लेबोरेटरी। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। It consists of a light and red beam of brass, a metallic pillar, a wooden base, 2 pens, a metallic pointer and an ivory scale. ये है डिवाइस फिजिकल बैलेंस। अब देखिए, ये इसमें 2 पेन्स है, ठीक है, जिसमें कोई चीज रखेंगे एक तरफ, मिसाल के तौर पे हमने जो हमारा स्टैंडर्ड मास का होगा वो रखेंगे एक तरफ, हम जो चीज मेजर करने के लिए वो रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये इसका बेस प्लेट होता है, वुडन बेस, ये वाला, ठीक है। उसके बाद मेटालिक पॉइंटर, यहाँ पे इसका मेटालिक पॉइंटर होता है, ये आपने देखा होगा, पहले के ज़माने में ये था, अब ये बहुत ही कम यूज़ होता है, इतना इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, खासतौर पे चक्की वालों के पापड़। अब तो मोस्टली डिजिटल जो है आ गए हैं, ये नहीं होता इस्तेमाल। मेटालिक पॉइंटर होता है, ठीक है, यहाँ पे हम रीडिंग लेते हैं इसकी। अब देखिए, यहाँ पे आ जाते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये इसके साथ बिल्कुल कोइंसाइड करेगा तो मतलब कि ये दोनों वेट बराबर हैं। अगर थोड़ा भी आगे पीछे हुआ तो मतलब जिस तरफ नीचे गया वो भारी वेट है, तो उसको हम बराबर करने के लिए फिर वो चीज एड यहाँ कम करते हैं, ठीक है, बीम पे यहाँ पे रीडिंग हम लेते हैं, ये इसको बिल्कुल कोइंसाइड करना होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये तो सिंपल है, अब जो मोस्टली इस्तेमाल होती है, डिजिटल मास मीटर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग द फोर्स, फोर्स को बैलेंस करने के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये डिवाइस जो होता है टर्न ऑन करते हैं, इसमें जीरो, ये जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कोई बटन होता है कैलिब्रेट का, उसको क्लिक करके इसको 0 0 करके फिर उस पर कोई चीज़ रखते हैं, फिर इस पर स्क्रीन आ जाती है, डिजिटल स्क्रीन पे रीडिंग आ जाती है जो हमें मुख्तलिफ रेंजेस में मिलती है, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम्स, किलोग्राम्स, मतलब कि बड़े आप देखेंगे तो बड़े भी होंगे जिनकी रेंज जो है 100 किलोग्राम्स तक होगी या उससे ज़्यादा होगी। छोटे तो आप अगर देखेंगे कि जो ज्वेलरी शॉप्स होते हैं उनमें ये होता है जो शीशे के अंदर बंद किया रखा होता है, क्योंकि वो माइक्रो या मिलीग्राम्स में वेट कैलकुलेट करता है, तो वो एयर का भी वेट कैलकुलेट कर लेगा, इसलिए उसको शीशे के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। बिफोर 1960 से पहले स्टैंडर्ड ऑफ टाइम जो था वो इन टर्म्स ऑफ मीन सोलर डे फॉर द ईयर 1900 के लिए, ईयर के लिए जो टाइम डिफाइन किया था वो सोलर डे के हिसाब से, क्योंकि जो एक दिन होता है उसमें 24 घंटे होते हैं, मतलब एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, इस हिसाब से उसको डिवाइड किया हुआ था। ये अर्थ की रोटेशन के हिसाब से उन्होंने मालूम किया था, ये टाइम के साथ उन्होंने उसको, पर ये जो था ये इतना एक्यूरेट नहीं था, क्योंकि जो दिन होता है वो एग्जैक्टली 24 आवर्स का नहीं होता, तो इसमें थोड़ी एरर आ जाती है, जिसके लिए आपने देखा होगा कि हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है जिसमें एक दिन ऐड करते हैं, मतलब एक दिन बढ़ा देते हैं, जिसमें फरवरी जो होता है वो 29 डेज का होता है। वो जो एक दिन बढ़ाते हैं वो इस पूरे 4 साल के अंदर जो हर दिन में कुछ सेकंड्स की एरर आ रही है उसको बराबर करने के लिए रखा गया था, ठीक है। उसके बाद 1967 में सेकंड को रीडिफाइन किया गया, उसके लिए उन्होंने हाई प्रिसीशन अटेम्नेबल डिवाइस इस्तेमाल किया जिसको एटॉमिक क्लॉक कहते हैं। एटॉमिक क्लॉक उन्होंने पहले हाइड्रोजन का भी बनाया था, पर वो उतना एक्यूरेट नहीं था जितना सीजियम 133 का था। अब जो है सीजियम 133 जो है एटॉमिक क्लॉक इस्तेमाल होता है, ये रेफरेंस क्लॉक कहलाता है। द सेकंड इज नाउ डिफाइंड एज 91926317 टाइम्स
द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सीजियम एटम। सीजियम एटम से इतनी बार रेडिएशन वाइब्रेट करें उस अरसे को एक सेकेंड कहा जाता है, क्योंकि ये रेडिएशन इतनी तेजी से निकलते हैं कि एक सेकेंड में इतनी रेडिएशन निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद डिवाइस जो हम यूज करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए, स्टॉप वॉच होती है। स्टॉप वॉच जो है एक मेजरिंग डिवाइस है जो टाइम इंटरवल किसी दो इवेंट्स के बीच में, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में टाइम मेजर करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच, मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल एनालॉग स्टॉप वॉच जो होती है ये टाइम को 0.1 सेकेंड इंटरवल, मतलब कि कम से कम जो टाइम है वो 0.1 सेकेंड मेजर कर सकती है। इसकी एक नॉब होती है, ठीक है, इट इज अ नॉब that is used to wind the spring that powers the watch। ये एक स्प्रिंग को कंट्रोल करती है, बंद करने के लिए होती है, जो वॉच को पावर देता है। इट वॉज ऑल्सो बी यूज एज ए स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट बटन। उसी को हम स्टार्ट स्टॉप या रीसेट बटन के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे। द वॉच स्टार्ट्स व्हेन द नॉब इज प्रेस्ड वंस। जब इस नॉब को एक बार प्रेस करेंगे तो वॉच स्टार्ट हो जाएगी। व्हेन प्रेस्ड सेकेंड टाइम द वॉच स्टॉप्स। जब दूसरी बार प्रेस करेंगे तो बंद हो जाएगी। वाइल द थर्ड प्रेस ब्रिंग्स द नीडल बैक टू जीरो। जब तीसरी बार करेंगे तो वो नीडल को वापस जीरो पे ले आती है। डिजिटल स्टॉप वॉच, ये तो अब आप देखेंगे कि वेट बैलेंस में या स्टॉप वॉच में डिजिटल चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती है क्योंकि ये मोस्ट एक्यूरेट होती हैं। डिजिटल स्टॉप वॉच जो होती हैं ये टाइम इंटरवल को 0.01 सेकेंड तक मेजर, वो 0.1 ये 0.01, मतलब उससे ज़्यादा कम टाइम मेजर कर सकती है। इसमें भी टाइम जो है टाइम लेप्स इंडिकेट होता है डिजिट्स में। इसमें बटन दिया होता है, स्टॉप एंड स्टार्ट बटन दिया होता है। As soon as the start stop button is pressed, again it stops and indicates the time interval recorded by it between start and stop of an event। जब उस बटन को प्रेस करते हैं और फिर दोबारा प्रेस करते हैं तो जो पहली बार प्रेस किया वो क्या हो गया, स्टार्ट, दूसरी बार प्रेस किया वो स्टॉप हो गया। तो उन दोनों के बीच में यहाँ पे टाइम आ जाता है कि इतना टाइम के बाद आपने बटन प्रेस किया। ठीक है, रिसेट बटन रिस्टोर्स इट्स इनिशियल जीरो सेटिंग। नाउ अडेज ऑलमोस्ट मोबाइल फोन सेव स्टॉप वॉच फंक्शन। रिसेट बटन फिर उसको रिस्टोर करता है, जीरो पे रीडिंग कर देता है, क्योंकि जब हमें दोबारा रीडिंग करनी होती है उसके लिए। अब तो जो हमारे पास मोबाइल फोन्स होती हैं उनमें भी स्टॉप वॉच आ जाती है, उनमें भी स्टॉप वॉच हम इस्तेमाल कर लेते हैं। Human reaction time is analog or digital or watch is operated by human manually. They have to be started or stopped by hand. This causes a random error in measurement of time called human reaction time. For most people, human reaction time is about 0.3 to 0.5 seconds. Therefore, for more accurate measurement of time interval, light gates can be used. एनालॉग और डिजिटल या जो वॉचेज होती हैं उनमें जब हम मेजरमेंट करते हैं तो वो ह्यूमन जो है मैन्युअली हम हाथ से करते हैं। तो हम जैसे मिसाल के तौर पे कोई टाइम मेजर करें तो उसमें हम एग्जैक्टली उसी टाइम, मतलब उस इवेंट के पूरे होने पर नहीं कर सकते, क्योंकि इंसानी रिएक्शन टाइम जो होता है वो 0.3 टू 0.5 होता है, मतलब इतनी वो जल्दी या देर कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, देर पॉसिबल है। तो इसलिए जो ज़्यादा एक्यूरेट तरीका है उसके लिए फिर इंटरवेल लाइट गेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये लाइट गेट का एक मिसाल है। इसमें जो होता है ज़्यादा मतलब कि एक्यूरेट रीडिंग हमें मिलती है, जिससे हम एग्जैक्ट रीडिंग ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारे सारे स्टैंडर्ड। अब इसमें बाकी भी हैं पर ये तीन हमारे कोर्स में हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, स्टैंडर्ड ऑफ मास और स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, जो हमने तीनों डिस्कस किए। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।